बहुत ही गंदे वाला तंत्र किया है। इस पूरी पृथ्वी पे, ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो इस काले जादू की काट कर दे। अब तू चाहे तो उसे मार दे, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तेरे पास आने नहीं दूंगी, और मर भी गई तो तब भी तेरे पास नहीं आएगी वो। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और आप एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। तंत्र क्रियाएं, शमशानी क्रियाएं, मशानी क्रियाएं, कहते हैं कि तंत्र में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि अगर वो आप पे ढंग से कर दिया जाए तो आप अपने बच्चे तक को भूल जाओगे। एक औरत अपने पति तक को भूल जाएगी और एक पति अपनी बीवी, बच्चे, अपने पूरे खानदान को भूलने पर मजबूर हो सकते हैं। मुझे मालूम है आज ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी आम इंसान से पूछेंगे तो वो आपको थोड़ा सा पागल घोषित कर देगा और हमेशा ये समझाने की कोशिश करेगा कि तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मैं आपको बिलीव दिलाता आता हूँ कि नॉन बिलीवर जब भी आपसे पूछते हैं कि क्या ये भूत प्रेत होते हैं, तो एक बार जरा हनुमान चालीसा की वो लाइन याद कर लीजिएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्यों हमारे ग्रंथों में, क्यों हमारे पुराणों में ऐसी ऐसी चीज़ें मेंशन करी गई हैं जिनको सुनने के बाद लगता है कि यार ये चीज़ें तो होती नहीं है, और एक नॉन बिलीवर क्यों अपने माता पिता के इस दुनिया को छोड़ने के बाद वो सारी क्रियाएं करता है जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। आज का पूरा रियल इंसिडेंट इन्हीं चीज़ों पर आधारित है और जो भेजने वाले हैं उनका नाम है रंजीत चौधरी। रंजीत जो कि हरिद्वार के रहने वाले थे, एक सीधे साधे इंसान जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस रन कर रहे थे। 2007 की बात है जब ये अपने रियल एस्टेट बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। घर परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, खुद की ज़मीनें भी बहुत सारी थी। व्यवहार इनका ये था कि माँ बाप की सेवा करने के चक्कर में इन्होंने अपनी शादी का प्लान भी त्याग दिया था। इन्होंने हमेशा से दूसरों के शादी के बाद के कलेश देखे और हमेशा ये डिसीजन लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस शादी नाम के वर्ड को कभी आने नहीं दूंगा। लेकिन कहते हैं जो तकदीर में लिखा होता है उससे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते। 2007 में इन्हीं के 3-4 दोस्त जो इनसे इस तरीके से मिले थे कि भाईचारे का कब व्यवहार बन गया ये पता ही नहीं चला। रंजीत ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि भाई मुझे आज भी याद नहीं है कि मैं इन 3-4 दोस्तों से कैसे मिला, कब मिला, किन हालातों में मिला। बस मुझे इतना पता है कि ये जो 3-4 दोस्त थे मेरे माँ बाप के अलावा ये मेरी ज़िंदगी हुआ करते थे। इनमें से मेरा एक सबसे खास दोस्त था जिसका नाम था शक्ति। शक्ति बहुत प्यारा लड़का। उस टाइम में वो स्कूल पास आउट हुआ था और हम भी ज़्यादा उम्र के थे नहीं, हालांकि अभी इनकी उम्र 45 साल है। तो 2007 में इनकी उम्र क्या रही होगी आप थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से शक्ति इनकी दुनिया में आए थे। भाईचारा बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। इन 4-5 दोस्तों में एक दोस्त ने स्कॉर्पियो ली थी और आपस में दोस्त ये सारे प्लान कर रहे थे कि कहाँ घूमने जाना है। हमेशा से रंजीत अपने काम पे फोकस रखा करते थे, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना बैकअप बनाया कि अगर मैं 4-5 दिन यहाँ नहीं हूँगा तो मेरे पीछे से जो डील्स होंगी उन्हें कौन क्रैक करेगा। इन्होंने कुछ अपने कजन्स की हेल्प ली और अपने ऑफिस में बैठाया और ये घूमने निकलते हैं। लेकिन एक लोकेशन जो डिसाइड की थी वो शक्ति ने डिसाइड की थी। वैसे तो सारे दोस्त बार बार कह रहे थे मनाली चलते हैं, मसूरी चलते हैं, लेकिन जो शक्ति थे उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम अगर घूमने जाएंगे तो हम जाएंगे पौड़ी गढ़वाल। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब ये सुनने के बाद रंजीत का दिमाग चलता है कि पौड़ी गढ़वाल ही क्यों। तो जो इनके दोस्त शक्ति थे वो इनके कान में बोलते कि भाई वहाँ पर ना मेरी गर्लफ्रेंड रहती है और उन्होंने बहुत बार बोला है कि यहाँ पर आओ, घूमने को बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, पहाड़, झरने, बहुत कुछ है। तो ये सुनने के बाद जैसे 4-5 दोस्त थे उनमें आपस में मजाक मस्ती होती कि हाँ हाँ इसलिए ही तो तू पौड़ी गढ़वाल पे बार बार नज़र गाड़ के बैठा है। तीनों चारों इस चीज़ को लेकर बातचीत करते हैं और फिर ये प्लान बन जाते हैं कि चलो भाई पौड़ी गढ़वाल जाने वाले हैं। स्कॉर्पियो उठा के ये 4-5 लड़के घूमते फिरते मौज मस्ती करते कहीं एक रात स्टे करके किसी होटल में खाना वाना खा के सीधा पौड़ी गढ़वाल पहुँचते हैं। जब ये लोग पौड़ी गढ़वाल में पहुँचते हैं तो इनका स्वागत शक्ति की गर्लफ्रेंड करती है। वहाँ पर आपस में बातचीत होती है और शक्ति की जो गर्लफ्रेंड आई थी उसकी बड़ी बहन भी साथ में आई थी। तो जो बड़ी बहन थी वो बातचीत करते करते रंजीत की तरफ देखती है और रंजीत को एक प्यारी सी स्माइल देती है। हालांकि रंजीत भी देखते हैं और रंजीत ने अपने खुद रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई वैसे तो मैं जल्दी से नहीं देखता था, नहीं मैं ऐसे इस तरीके से
अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था, लेकिन जैसे बोलते ना जाकिर खान का डायलॉग था कि इन्हें देखते ही मैं पिघल गया। उन्होंने शक्ति की गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन की तरफ देखा और जिस तरीके से वो देख रही थी एक आकर्षण सा हो गया था, मतलब एक अट्रैक्शन सा बन गया था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक शो रिकमेंड करना चाहूँगा। ये शो आ रहा है कलर्स टीवी पर, जिसका नाम है नोयोन तारा। यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम है नोयोन, जो कि चलते फिरते भूत प्रेतों को आसानी से देख सकती है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब नोयोन सिर्फ 6 साल की थी। बाबा भोलेनाथ के द्वारा इन्हें एक शक्ति या फिर एक श्राप मिलता है। अब ये तो शो में क्लियर होगा, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आपको ऐसी कोई शक्ति या श्राप का आभास हो जहां पर आपको पता चले कि आप भूत प्रेतों को देख सकते हो तो कैसा होगा। जहां पर इनकी शादी होती है वो है सेन गुप्ता परिवार, जिनका 200 साल पुरानी इतिहास रहा है, जहां पर परी महल के अंदर बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनके साथ बहुत सारी साजिशें हुई हैं, जिनको बहुत बुरी तरीके से खत्म किया गया था, और नोयोन खोलने वाली है उनके सारे राज और इतिहास। अब बड़ा चैलेंज तो नोयोन के लिए ये होने वाला है कि वो अपने पति की जान बचाएंगी, जिनका नाम है सुरजो, क्योंकि इस परी महल में ऐसी आत्माएं ही नहीं है जिनके साथ गलत हुआ है, लेकिन ऐसी भी आत्माएं हैं जो वहां बैठकर इस महल को बर्बाद करना चाहती है और बहुत सारी साजिशें कर रही है। तो देखिएगा इस शो को, जो कि आने वाला है 9 जून कलर्स पर, जिसका नाम है नोयोन तारा। अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये लोग वहाँ से खाना खा के उठते हैं और उस टाइम पर जैसे बोल सकते हैं ना कि जो शक्ति की गर्लफ्रेंड थी उनकी बहन ने रंजीत चौधरी के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो एकदम से उठते ही रेस्टोरेंट में सबसे बोलती है कि आप में से रंजीत चौधरी कौन है, और वो रंजीत की तरफ देखने लगती है। तो रंजीत और उसके जो दोस्त थे वो वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देते। ये लोग चलते चलते सीधा अपनी स्कॉर्पियो में बैठते हैं और रंजीत इस टाइप पर गाड़ी चलाने के लिए आगे बैठते हैं। वो सारे दोस्त पीछे बैठना शुरू कर देते हैं। तो जो शक्ति की गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन थी वो देखकर रंजीत को बोलती है कि मैं ड्राइवर के साथ नहीं बैठूंगी। हालांकि रंजीत सुनने के बाद ये अपनी हंसी में बता रहे थे कि अक्षय भाई ये जो मूवमेंट्स हैं, जो यादें हैं, आपको बताऊंगा कि क्यों मेरे लिए इतनी यादगार थी। तो सारे दोस्त बोलते हैं कि जिन रंजीत चौधरी को आप ढूंढ रहे हो वो रंजीत चौधरी यही है जो ड्राइवर सीट पर बैठे हैं। तो वहाँ पर जो शक्ति की गर्लफ्रेंड की बहन थी उन्हें हम एक नाम दे देते हैं उर्मिला। उर्मिला वहाँ पे स्माइल देती है और रंजीत की तरफ देख के बोलती है कि ठीक है, बैठती हैं और ये लोग घूमने के लिए निकलते हैं। जब ये लोग घूमते हैं अलग अलग जगह पे, तो उस टाइम पर भी उर्मिला और रंजीत के नैन मटक्के हो रहे थे। ये आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। प्यार धीरे धीरे उमड़ रहा था, लेकिन जो रंजीत थे वो अपने उसूलों पे थे और उनके दिमाग में ये चल रहा था कि यार मैं ऐसे तो नहीं पिघल सकता। मतलब मैंने ये चीज़ इतने सालों से सोच रखी है कि मुझे इन शादी ब्याह के लफड़ों में नहीं पड़ना, और मेरा आकर्षण कैसे जो है उर्मिला की तरफ इतना बढ़ता जा रहा है। इन्होंने अपने दिमाग को समझाया ही था, और जब ये घूम के वापस आते हैं और जब इनको पौड़ी गढ़वाल से वापस जाना था, तब ये अचानक से रंजीत के अंदर का जैसे कोई प्यार जग जाता है और रंजीत जाके उर्मिला को बोलते हैं कि लड़कियां तो बहुत सारी देखी हैं, बहुत सुंदर भी देखी है, पर तुझसे सुंदर मैंने कोई नहीं देखा आज तक। रंजीत का बस ये बोलना था और उर्मिला का वहाँ पे शर्माना था। ये लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा जो है हरिद्वार की तरफ वापस आ जाते हैं। हरिद्वार में आने के बाद ये सब अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि जो शक्ति थे वो रंजीत को हमेशा फ़ोन करके छेड़ा करते थे, हाँ हाँ वो तो तेरे को याद करे जा रही है, मरे जा रही है, बात कर ले उससे। तो रंजीत अपनी भारी आवाज़ में ये समझाते थे कि भाई मुझे कामकाज पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हम 4-5 दिन घूम के आए हैं, तो कोशिश करो कि अपने अपने काम पे ध्यान दो। तभी क्या होता है, रंजीत के पास जो फ़ोन था उस पर शक्ति की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, मतलब उर्मिला की छोटी बहन का, और वो रंजीत को बोलती है कि एक बार आप बड़ी बहन से बात कर लो, उसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया और वो आपसे बात करना चाहती है। रंजीत उस टाइम पे घबरा गए थे। रंजीत को ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से अगर कोई खाना छोड़ दे तो ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। रंजीत फ़ोन पे बात करते हैं और फ़ोन पे बात करते वो पूछना शुरू करते हैं कि आप इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो, ये तो बच्चों वाला व्यवहार है, मतलब आप खाना छोड़ दोगे तो खाना छोड़ने से क्या हो जाएगा। और वहाँ से जब तक रंजीत कुछ बोलते उर्मिला ने उन्हें सीधा बोल दिया कि आई लव यू। अब ये सुनने के बाद रंजीत थोड़े से बौखला गए थे, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए था। मैंने अगर ये बोल दिया कि आपसे सुंदर लड़की नहीं देखी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस तरीके से पिघल जाऊंगा या फिर मैं इस तरीके से हाँ बोल दूंगा। मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ पीछा मत करो मेरा और मुझे अपने काम पे ध्यान देने दो और आप भी अपने काम पे ध्यान रखो। ये सब होने के बाद रंजीत ने थोड़े से फासले बनाने शुरू कर दिए, लेकिन एक लड़की की जिद के आगे आखिर कौन ठहर सकता है। जो उर्मिला थी, शक्ति की गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन, वो डेली रंजीत को फ़ोन किया करती थी। रंजीत गुस्से में कभी कभार तो डांट दिया करते थे, लेकिन फिर एक दिन रंजीत का दिल पिघल गया और उन्होंने फ़ोन उठा लिया। इनकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। रात रात को ये छतों पे बात करते और फिर कब बात जो है प्यार में बदल गई इनको पता ही नहीं चला। 2007 की रातें गुजरी, वो प्यार भरी रातें, और 2008 आते ही जून जुलाई के आसपास इन दोनों ने अपने घर से भाग के शादी कर ली। घर से भाग के शादी करने के बाद
जो उर्मिला थी वो अपना घर छोड़ के रंजीत के यहाँ पे आ गई थी हरिद्वार में, और सब कुछ बहुत बखूबी अच्छी तरीके से चल रहा था। एक हफ्ते बाद उर्मिला के घर वाले रंजीत के घर पे आते हैं और रंजीत को समझाने की कोशिश करते कि देखो बेटा, हमारे एरिया में ना हमारी बहुत जान पहचान है, हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, हम तुम्हारा रिश्ता तोड़ने को नहीं बोल रहे, हम बस ये चाहते कि तुम उर्मिला को वापस भेज दो, और जब हम शादी करेंगे तो धूमधाम से करेंगे और तुमसे ही करेंगे। रंजीत बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्वभाव के थे, उन्हें ये सारे तिगड़मबाजी समझ नहीं आती। उन्होंने साहब बोला, अक्षय भाई मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता, बस मुझे इतना पता था कि लाचार माँ बाप अपनी बेटी को मुझसे कुछ टाइम के लिए मांगने आए थे और फिर मुझे देने का भरोसा मुझे दे के गए थे। तो रंजीत ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप अपनी लड़की को लेके जाओ, धूमधाम से शादी करेंगे, मैं बारात लेके आऊँगा, ऐसे ऐसे सारी बात हुई। और उर्मिला वहाँ से अपने घर पर वापस चली गई और 15-20 दिन हुए इनको आपस में फ़ोन पर ढंग से बात करे हुए। उर्मिला अपने फ़ोन पे अवेलेबल हो ही नहीं पा रही थी, वो जब भी कुछ बोलती तो पीछे से माँ बाप फ़ोन छुड़वा देते। और 15-20 दिन बाद अचानक से जो है नोटिस आता है रंजीत के घर पे कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और डोगरी का केस लगा है। मतलब उनके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस लगा दिए गए थे जो रंजीत ने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ये चाल खेली जाएगी। रंजीत को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरा और 2008 से 2009 आ गया। रंजीत बार बार कोशिश किया करते थे कि वो कैसे भी उर्मिला से फ़ोन पे आ जाए, और जब भी उर्मिला से मिलने जाते पौड़ी गढ़वाल तो उर्मिला अपने घर पे होती ही नहीं थी। और जो ससुराल वाले थे वो बार बार कंप्लेंट कर देते थे इस बात को लेके कि रंजीत जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने आया, तो पुलिस वाले रंजीत को उल्टा भेज देते थे। हालांकि रंजीत का जो हरिद्वार था वहाँ पे अच्छा खासा नाम था, लेकिन बोलते ना अलग स्टेट हो जाती है, थोड़ा सा दबदबा कम हो जाता है। 2008 गुजर गया और 2009 आ गया। जो शक्ति की गर्लफ्रेंड थी उसका जन्मदिन था, मतलब अब ये बोल सकते हैं कि रंजीत की जो साली थी उसका जन्मदिन था, और उसी बहाने रंजीत सीधा पौड़ी गढ़वाल पहुंच गए। उन्हें पता था कि उर्मिला वहाँ पर आएगी। थोड़ा सा वक्त मिला, जब शक्ति जो थे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को और उनके कुछ दोस्तों को बाहर बुलाया तो उर्मिला भी वहाँ पे आ रखी थी। रंजीत ने मिलकर उर्मिला से बात की और उन्हें पुराने दिन याद दिलाए कि किस तरीके से हमने वादे लिए थे, किस तरीके से आप मेरे पीछे आए थे और मैं बार बार बोलता भी था। मतलब रंजीत ने उर्मिला को समझाया कि मैं आपको बोलता था मेरे पीछे मत पड़ो, मैं शादी नहीं करना चाहता, आपने मुझे कन्विंस किया और आज आप मेरा ही साथ छोड़ के चले गए। उर्मिला ने ये सारी चीज़ें रंजीत के मुंह से सुनी और सारी पुरानी यादें ताज़ा होने के बाद उर्मिला वहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो गई थी। रंजीत सीधा उर्मिला को गाड़ी में बैठाते और नैनीताल के हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं, जहाँ पर उर्मिला ने इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया कि मैं रंजीत के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मैं रंजीत से डाइवोर्स ले लूँ। ये होने के बाद हंसी खुशी ये लोग अपने हरिद्वार में वापस आ गए और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। 2010 में बच्ची होने के बाद 2 महीने बाद ही रंजीत अपने दोस्तों के साथ बाहर गए और उनकी दोस्ती किसी एक लड़के से लड़ाई हुई, जहाँ पर इतनी बुरी तरीके से लड़ाई होगी कि रंजीत बस छुड़वाते छुड़वाते वहाँ पर रह गए और उस लड़के पर इस तरीके से आक्रमण हो गया दोस्तों का कि उसकी लगे हाथ मौत हो गई। जहाँ पर गेहूं के साथ खून पिसता है उसी तरीके से रंजीत के ऊपर भी मर्डर केस लग गया और वो सीधा जेल चले गए। 2010 में रंजीत जेल पहुंच जाते हैं। सारे दोस्त अलग अलग हो गए और रंजीत अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे थे, जो कि था संगत। वो अपने दिमाग में सोच रहे थे कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलूंगा। 2010 में जब ये अंदर जाते हैं तो 2011 में इनकी मुलाकात होती है एक पंडित जी से। वो पंडित जी सिर्फ 1 महीने की सज़ा काटने वहाँ पर जेल में आए थे और रंजीत की और उन पंडित जी की बहुत अच्छी बातचीत हो जाती है। तो रंजीत ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो उन पंडित जी ने बताया कि बेटा मैंने किसी की ज़मानत ली थी और वो ज़मानत के टाइम पर जब होता ना कि हाजिरी होती है तो वो आया ही नहीं, जिस वजह से मेरे को जुर्माना भरना था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जुर्माने के, तो मैंने क्या करा खुद को सरेंडर कर दिया। 1 महीने की सज़ा, 1 महीने बाद मैं बाहर निकल जाऊँगा। रंजीत डेली जाके उन पंडित जी के पास बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे। 10-12 दिन बाद उन पंडित जी ने जो चीज़ें बताई मिलने के बाद, उन्होंने साफ साफ बताया कि बेटा बुरा मत मानियो लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। और उन्होंने रंजीत को उनके घर का पूरा नक्शा बता दिया। साफ साफ बताया कि तेरे घर का गेट यहाँ पर है, तेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, तेरा बिजनेस ऐसे है, और जो तू अंदर आया है वो तंत्र की वजह से आया है। तो रंजीत बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते कि पंडित जी आप ये कैसे बता सकते हो, मतलब आपके पास सिद्धि है क्या? तो वो पंडित जी बताते कि मेरे पास सिद्धि है और मैं ये चीज़ें अभी तेरे को बताऊँ कि तेरी ज़िंदगी बद से बदतर होने वाली है। अब ये सुनने के बाद रंजीत के पैर तले ज़मीन तो निकल ही चुकी थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो अपनी मनमानी भी नहीं कर सकते। उन्हें पता चलता है पंडित जी के थ्रू, पंडित जी बताते कि आगे जाके आपकी जो पत्नी है, आपकी जो घरवाली है, वो आपको तलाक देने वाली है। रंजीत ने 1% भी भरोसा नहीं करा। रंजीत ने बोला कि मैं मान ही नहीं सकता पंडित जी, मेरी बीवी मुझसे मिलने आती है और मेरी बच्ची को भी साथ लेके आती है कभी कभी। पंडित जी ने ये चीज़ सुनी और उनके चेहरे पे स्माइल आ गई और उन्होंने एक ही बात बोली कि बेटा जो तंत्र होता है वो किसी का सगा नहीं होता। तो रंजीत बोलते तंत्र मतलब?
तो वो पंडित जी बोलते कि तू यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, तुझे यहाँ पर लाया गया है, उस मर्डर केस में तू इन्वॉल्व था ही नहीं। वहाँ पर सिचुएशन तंत्र मंत्र से ऐसे बना दी गई कि तेरे दोस्त तुझे खींच के वहाँ ले जाएंगे और ये केस तेरे ऊपर डलेगा ही डलेगा। रंजीत जब तक कुछ सोचते, सामने से पंडित जी ने बोल दिया कि तेरी सासू माँ बहुत सारे तांत्रिकों से मिल रही है और तेरे ऊपर और तेरी बीवी के ऊपर तंत्र करवा रही है। रंजीत ने ये लाइन सुनी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि रंजीत जो थे वो इस चीज़ पर अभी भी शर्त लगाने को तैयार थे कि मेरी बीवी मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो किसी भी तंत्र मंत्र में आ ही नहीं सकती, कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं जो उर्मिला को रंजीत से अलग कर दे। ये सुनने के बाद पंडित जी ने बोला कि मैं तो 10-15 दिन बाद चला जाऊँगा, उसके बाद मुलाकात हमारी बाहर होगी और तू इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझसे मिलने आएगा। उस टाइम पर रंजीत ने कहा कि अगर पंडित जी ये सिचुएशन बनी तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं आज आपको वादा देता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से कभी आपसे मिलने नहीं आऊँगा। पंडित जी ने अपनी बातें ख़त्म की और मुश्किल से 10-15 दिन निकले होंगे, वो अपनी सज़ा को ख़त्म करके बाइज़्ज़त बरी वहाँ से चले गए जेल से। 2011 के बाद 2012-13 में रंजीत अपनी सज़ा काटते हैं जेल के अंदर। अलग अलग टास्क उन्हें मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी जो बीवी है वो उनकी बहन के साथ शिफ्ट हो गई है रुड़की में। इस टाइम पर उर्मिला बहुत कम मिलने आया करती थी रंजीत से और रंजीत इस चीज़ को समझ सकते थे कि क्यों मिलना कम हो गया है, क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है। तो बच्ची को अगर पता चलेगा उनके पिताजी जेल में है तो ये सुनने में बहुत अपशगुन सा लगता है। 2010 में ये गए थे, 2013 तक इन्होंने जेल काटी। 2014 में जैसे ये बाहर आते हैं, अपनी बहन से बात करते हैं फ़ोन पे, तो इन्हें पता चलता है कि 15 दिन पहले ही सासू माँ का फ़ोन आया था, मतलब उर्मिला की माँ का फ़ोन आया था, उर्मिला की मम्मी जी का, रुड़की में इनकी बहन के पास, कि मैं भी उर्मिला से मिलना चाहती हूँ, अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, कुछ वक्त उसके साथ गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर रंजीत बाहर आ जाएगा, रंजीत को ऑलरेडी कन्फर्मेशन तो मिल ही गया था, रंजीत के बाहर आते ही फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी, मतलब पौड़ी गढ़वाल चली जाऊँगी, मुझे कुछ वक्त का समय दे दो जो मैं अपनी बेटी के साथ बिता सकूँ। जो रुड़की में रंजीत की बहन रहती थी वो बहुत सरल व्यवहार की थी, उन्होंने 1 सेकंड में बोल दिया कि हाँ मम्मी जी आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ़ोन पे बताया रंजीत को कि भाई जब उनकी मम्मी आई थी हाथ में एक पानी की बोतल लाई थी और एक चावल का कट्टा लेके आई थी, उस चावल के कट्टे में मुश्किल से 1-2 किलो चावल होंगे, लेकिन जब भी वो खाने में कुछ बनाती थी तो डेली शाम को उर्मिला को चावल खिलाती थी और जिस पानी की बोतल में उर्मिला पानी पीती थी, जो अपने साथ बोतल लाई थी उस बोतल में से एक ढक्कन पानी निकाल के उस पानी की बोतल में डालती थी। 10-12 दिन ऐसे सब कुछ चला और रंजीत के बाहर आने के टाइम पर उर्मिला और उनकी मम्मी चल के आती है रुड़की वाली बहन के पास घर के अंदर और बोलती है कि जब रंजीत बाहर आ जाएंगे तब मैं उनके साथ रहने के लिए वापस आ जाऊंगी, अभी थोड़े टाइम के लिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। और पौड़ी गढ़वाल वो अपनी मम्मी के साथ चली गई। रंजीत को जब ये पता चलता है तो वो सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल पहुँचते और उन्हें पता चलता है कि उर्मिला वहाँ पर है ही नहीं। बहुत मुश्किलों से, शिद्दतों से पता करने के बाद पता चलता है देहरादून में अपनी बुआ के पास उर्मिला रह रही है। और जब वो अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देहरादून में बुआ का नंबर निकालते हैं और उर्मिला से बात करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है उर्मिला ने आनाकानी कर दी रंजीत के साथ रहने के लिए। और यहाँ से रंजीत का दिमाग चला और सबसे पहला जो ख्याल आया वो किसका था? पंडित जी का। ये ढूंढते फिरते पंडित जी को जो नक्शा, जो गाँव, जो जगह बताई थी वहाँ पहुँचते हैं और पंडित जी सीधा बोलते हैं कि बताया था ना कि तू मेरे पास वापस आएगा, क्या हुआ, तलाक हो रहा है? तो यहाँ पे रंजीत बहुत दुखी मन से बताते हैं कि मेरी बेटी उर्मिला के पास है और उर्मिला की माँ ने कुछ किया है। तो पंडित जी बताना शुरू करते हैं कि कुछ नहीं किया, इतना बुरा तंत्र किया है कि उसकी सिर्फ 2 काट है। पहली काट कि अगर कोई बहुत बड़े आघोरी हुए वो अगर अपनी बीच में दिलचस्पी दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो भी इस चीज़ का सॉल्यूशन करेगा वो मरेगा। पौड़ी गढ़वाल के बड़े बड़े तांत्रिकों से तुम्हारी सासू माँ मिली है और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उर्मिला के ऊपर तंत्र करवाया है। तो रंजीत को जब ये पता चलता है, रंजीत बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और रंजीत बार बार कोशिश करते हैं कि देहरादून कांटेक्ट करें और कैसे भी उर्मिला को बुला ले, क्योंकि दूसरा जो सॉल्यूशन था, पहला था कोई आघोरी अपना इंटरेस्ट दिखाए और इस चीज़ को पूरा अंजाम दे, दूसरा था कि अगर उर्मिला अपनी मर्जी से रंजीत के घर पे आती है और उनके घर का नमक रोटी सब कुछ खाती है 10 दिन तक, तो उर्मिला उन सारे चुंगलों से फ्री हो जाएगी। और फिर आता है एक बुरा साल, एक बुरी रात, जिस दिन रंजीत को पता चलता है कि उर्मिला उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। ये बात है 2014 की उस शाम की, उस रात की, जब रंजीत ये सोच रहे थे मैं उर्मिला को वापस कैसे लेके आऊँगा। तभी उनके पास नोटिस आता है कि उर्मिला उनसे डाइवोर्स लेना चाहती है, तलाक लेना चाहती है। ये सीधा फ़ोन मिलाते हैं उर्मिला की मम्मी के पास और बोलते हैं कि मम्मी जी उर्मिला को मुझसे दूर मत कीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बच्ची आप लोगों के पास है। उर्मिला की मम्मी जी ने जो लाइनें बीच में बोली फ़ोन कटने से पहले, उसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उर्मिला की मम्मी ने बोला कि मैं जब तक जिंदा हूँ ना, मैं उर्मिला को तेरे पास कभी आने नहीं दूँगी, और मैं इस चीज़ की भी गारंटी देती हूँ कि मैं मरने के बाद भी उर्मिला को तेरे पास नहीं आने दूँगी।
ये तो हमारे लिए तभी मर गई थी जब इसने तेरे से शादी की थी। यहाँ से मंजीत ने बोला कि अगर इतना ही दम है तो आप अपनी बेटी के सामने बात क्यों नहीं बोलते। वहाँ से उर्मिला की मम्मी जी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये सुनने के बाद मंजीत बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे और उनके पास कोई आसरा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। यहाँ से क्या होना था उसको सुनने के बाद आप भी आगे दहलते चले जाएंगे। 2014 में जब इन्हें पता चला कि इनकी बीवी के ऊपर इतना बुरा तंत्र हो रखा है, जहाँ पौड़ी गढ़वाल के एक से एक महारत तांत्रिक उर्मिला के ऊपर तंत्र कर चुके हैं, तो 2014 से लेकर 2015 तक रंजीत ने अपने एड़ी पैर तक का जोर लगा दिया और वो हर उस तांत्रिक आगोरी से मिलने लगे जो भी इस चीज़ को ठीक कर सकते थे। इन दिनों वो अपने चाचा के लड़के के साथ रह रहे थे, जो चाचा का लड़का उनके लिए बड़े भाई से कम नहीं था। 2015 में आके इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, जहाँ पर इनका जो वजन था वो 80 से सीधा 40 पे आ गया, क्योंकि इन्होंने खाना छोड़ दिया। 2-3 महीने इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, या बिस्किट भी खाते तो इन्हें उल्टी आ जाती थी। बड़ी मुश्किल से मुजफ्फरनगर के एक तांत्रिक को ढूंढा गया, जिन्होंने इनकी हालत को देखा और इन्हें ठीक करने की कोशिश की, और चाचा के लड़के को बताया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मर जाएगा। जो रंजीत है, रंजीत को बताया गया कि बेटा वो जो सासू माँ है उसने तेरे ऊपर तंत्र किया है, तेरी फोटो के जरिए तेरे ऊपर बहुत सारे प्रेत छोड़ दिए, जिन्होंने तेरे हाथ पैर बुद्धि पेट सब बांध दिया है, जिसकी वजह से तो कुछ नहीं खा रहा है। मौत का सिलसिला रंजीत के साथ 2015 में इस तरीके से चला कि उन्होंने अपनी आखिरी सांसें गिनी और बड़ी मुश्किल से उनकी सांसें बचाई गई, लेकिन रंजीत ने अपनी हार नहीं मानी। उनकी बीवी ने जो केस डाला था उन पर डाइवोर्स का, उसके लिए वो पौड़ी गढ़वाल जाते रहे और वो उस केस को जीत भी गए, क्योंकि कानून तंत्र पर भरोसा नहीं करती और कानून को साफ साफ दिख रहा था कि रंजीत अपनी बेटी के लिए इतना पागल हो रखा है कि इतने सालों से जो इंसान कोई भी हार मान सकता है, रंजीत बुरी तरीके से अपनी बीवी और अपनी बच्ची के लिए पागल हो रखे हैं। लेकिन जो एक डिसीजन था उर्मिला का कि मैं रंजीत के साथ नहीं रहूंगी, रंजीत अपनी तरफ से अलग अलग आघोरी तांत्रिकों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और वक्त आया 2017 का। 2017 में रंजीत की तबीयत फिर दोबारा बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और इस बार कोई भी तांत्रिक उनकी मदद के लिए नहीं आ पाया। तो जो जेल में मिले तांत्रिक थे उनको ढूंढा गया और उनको लाया गया, तो उन्होंने बताया कि इनकी सासू माँ ने इनके ऊपर मारन क्रिया करवाई है, अगर इन्हें बचाना है तो उतारा करना होगा। तो इस टाइम पर जो चाचा के लड़के थे उनको शमशान भेजा गया रात को उतारा करने के लिए, जहाँ पर मीट, मच्छी, मांस, कलेजी का बहुत सारा उतारा करा गया, जहाँ पर चाचा के लड़के ने वो सब कुछ करा अपने भाई को बचाने के लिए। और उस टाइम पर भी इन्होंने खाना छोड़ दिया था और ये बता दिया था, जो जेल में मिले पंडित थे उन्होंने बताया था कि सुबह इसकी आँख नहीं खुली तो रंजीत का अंतिम क्रिया करने के लिए तैयार हो जाना, रंजीत वापस नहीं आएगा। लेकिन सुबह जब रंजीत की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि पीछे उनके भैया और भाभी जो थे वो बातचीत कर रहे थे, और बातचीत सिर्फ यही चल रही थी कि रंजीत को आप भूल जाना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में जो भी पास्ट में हो। लेकिन रंजीत आज भी 2025 चल रहा है, रंजीत उन्हीं यादों में है, अपने कोर्ट केस लड़ रही हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए। लेकिन अभी भी वही सब कुछ हो रहा है, जहाँ पर बार बार रंजीत के ऊपर कोई ना कोई क्रिया, मशानी क्रिया, तांत्रिक क्रिया, कुछ ना कुछ आगभोर क्रिया ऐसी हो जाती है, जिसकी वजह से मंजीत जो है 5 कदम और पीछे चले जाते हैं। लेकिन अपनी बच्ची को पाने के लिए वो बुरी तरीके से बिलखते रोते हमारे पास रिकॉर्डिंग में ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरी बच्ची कैसे वापस आएगी, मेरी बीवी वापस कैसे आएगी, लेकिन एक कोई ऐसी रात नहीं जाती जब मैं उन्हें मिस नहीं कर पाता। अगर रंजीत के पास ये वीडियो पहुंचती है और रंजीत अपनी बीवी को ये वीडियो भेजते हैं उर्मिला को और उनके घर वालों को, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और कमेंट्स में भी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बाप अपनी बच्ची के लिए गुहार कर रहे हैं। जो पास्ट में हुआ उन चीज़ों को शायद आपको अब भूल जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि एक बाप अपनी बच्ची के लिए तरस रहा है, अपनी बीवी के लिए तरस रहा है, तो शायद आपको थोड़ी सी रियायत दिखानी चाहिए। बाकी इस घरेलू मुद्दे के बारे में मैं क्या जान सकता हूँ, क्योंकि सिक्के के एक पहलू को हमने देखा है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ गुहार लगा सकते हैं। और अभी तक रंजीत जो है इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो हर रात अपनी बेटी को याद करते हैं, अपनी बीवी को याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कैसे भी होश में आ जाए। लेकिन तंत्र एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको आपके होश में आने ही नहीं देगी। यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में आपको क्या पता चलता है कि आप कितने ही बड़े इंसान हैं, आप तंत्र मंत्र के आगे बहुत छोटे हैं। ये पुरानी क्रियाएं हमारे पुरानों से चलती आ रही, ग्रंथों में लिखी हुई है। भगवान देवता सब इन चीज़ों के शिकार हुए हैं, हम तो फिर भी आम इंसान है। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे भगवान पे ध्यान लगाना, भगवान का पाठ करना, पूरी तरीके से कोशिश करनी है कि अपने घर वालों को इन सब लोगों से दूर रखना है जो आपके घर में कुछ भी लेके चले आते हैं। आज के टाइम पर किसी भी इंसान से आप बात करते हैं तो उनके मुंह पे यही होता है कि यार हमें वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिला, इसलिए हम इस रास्ते पे आ गए। मतलब तंत्र क्रिया आज के टाइम पे इस तरीके से यूज़ हो रही है, कलयुग में ये सारी चीज़ें इस तरीके से यूज़ हो रही है। मतलब छोटी सी चीज़ होगी और आपके ऊपर प्रेत की ऐसी चीज़ छोड़ देंगे, कोई भी भूत प्रेत जो आपके काम तो बिगाड़ेगा, साथ में आपके शरीर को और लेके जाएगा। मेरी आखिरी में हमेशा यही आपसे कोशिश रहती है, अपने घर वालों को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा तो बताते रहे ताकि वो भी संभल के रहें। और हमेशा से रिक्वेस्ट है, ये जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और
इस वीडियो को पहुँचा दें वहाँ तक जहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत है। इसके बाद यही कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें बीती हैं, जो हमारे दूसरे चैनल पे आते हैं जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, और उस चैनल पे आके अपनी आप बीती बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ हुआ है, आपने सुना है और आप उस चैनल पे आना चाहते हैं, तो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और उसके बाद स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, दिल्ली में हमारा सेंटर है। जनता के सामने हम एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आएंगे जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जनता के सामने कुछ ऐसी अवेयरनेस कंटेंट लेके आ पाए जहाँ से किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। और इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पर अभी ये वीडियो अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको देख रहे हैं वीडियो को और ये चैनल या फिर ये पेज जो है वेरीफाइड नहीं है, मतलब आप किसी स्कैम पेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो फेसबुक पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी के अभी अनफॉलो कर दीजिए। हम फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, जिस दिन आएंगे उस दिन बता देंगे। टिल देन जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप का ध्यान रखिए, दादा दादी नाना नानी भाई बहन सबको समझाते रहिए, उनके साथ रहिए, टाइम गुजारने की कोशिश कीजिए, यूनिटी बना के रखिए। कोई बाहर का इंसान घर को रोंद ना पाए। आपके खुद के डिसीजन आपके होने चाहिए, किसी बाहर वाले का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। या तो कोई सड़भंग यानी कि अघोरी, या फिर वह अपनी मर्जी से 10 दिन अपने ससुराल का पानी और नमक ले ले तो वह कभी नहीं जाएगी। और मेरी एक बेटी भी है जिसके लिए मैं तड़पता रहता हूँ। मेरी पत्नी ने तलाक का केस डाल दिया था जो कि वह हार चुकी है। पौड़ी हर महीने जाता हूँ तारीख पर, और मैंने कोर्ट से आदेश करवाए हैं अपनी बेटी से मिलने के। आज भी मेरी सास को शर्म नहीं है।